हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल के बारे में। अगर आपकी एमआरआई पर म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल आया है तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, इसे कैसे सही किया जा सकता है, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम समय समय पर एसीएल से जुड़ी विभिन्न इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। इसके अलावा कुछ टाइम से मैंने कमर दर्द पे, हील पेन पे, टेल बोन के पेन पे, रिस्ट के पेन पे भी वीडियोस बनाए हैं। उनका मकसद यही है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार के और सदस्यों को भी अगर एसीएल की या शोल्डर की प्रॉब्लम भले ही ना हो, लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उनको उसकी भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों से बहुत ही ट्रमेंडस रिस्पांस मिला है। ज़्यादातर जो हमारे वीडियोज़ हैं उनके व्यूज़ 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। इस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग आपको एसीएल से जुड़ी ही एक और समस्या के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कहते हैं म्यूकोइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल या गैंग्लियन सिस्ट ऑफ द एसीएल। तो ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार से हो जाता है, किन किन चीज़ों से इसका बचाव किया जा सकता है और इसका क्या उपचार किया जा सकता है, ये सब बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, एसीएल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण लिगामेंट है और इसका रोल होता है घुटने को स्टेबिलिटी देना, रनिंग में मदद करना, सीढ़ी से तेज़ गति में उतरने में मदद करना। आप कह सकते हैं कि ये हमारे घुटने का एक सेंट्रल पिलर है, यानी अगर एसीएल है तो घुटना है और एसीएल नहीं तो घुटना ही नहीं। अब ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी इस पे जब लोड पड़ता है, कोई चोट लगती है तो कभी कभी तो लिगामेंट टूट जाता है, लेकिन कभी कभी लिगामेंट टूटने की बजाय गलना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे उसके जो फाइबर्स हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं। ये सरल भाषा में मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मेडिकल की भाषा में इसे म्यूकोइड डिजेनरेशन कहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि एसीएल के जो फाइबर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों क्यों हो सकता है? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिकल साइंस में कोई रीज़न नहीं दिया गया है कि म्यूकोइड डिजेनरेशन क्यों हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैं 15 साल से ही एसीएल और इससे जुड़े टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरी रिसर्च ये कहती है कि ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब या तो पेशेंट काफ़ी सारी स्टेरॉइड्स दवाइयों का सेवन करता है या कुछ देसी दवाइयों के नाम पे उन्हें कोई स्टेरॉइड का चूर्ण खिला देता है, उससे ऐसा हो सकता है। घुटने में अगर गलत तरह का इंजेक्शन लग जाए तो उसकी कुछ दवाइयाँ हैं जो रिएक्शन कर सकती हैं। डायबिटिक या थायराइड पेशेंट्स के अंदर भी म्यूकोइड डिजेनरेशन देखा जाता है। ज़्यादातर पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है वो ये चोट की हिस्ट्री होती है, जैसे कोई रस्सी कूद रहा होता है या बाइक से गिर जाता है। म्यूकोइड डिजेनरेशन मेल से ज़्यादा फीमेल्स में मैंने कॉमनली देखा है। तो फीमेल्स मेरे को ज़्यादातर आके हिस्ट्री देती हैं कि सर घुटने में दर्द होता है। काफ़ी सारे लोग इंस्टेबिलिटी की कंप्लेंट नहीं करते। जैसे नॉर्मल एसीएल टीयर में पेशेंट को लचका आता है, झटका आता है, वैसी कंप्लेंट कभी भी म्यूकोइड डिजेनरेशन में नहीं होती, क्योंकि कुछ फाइबर्स तो हमेशा विद्यमान रहते हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे वो सीढ़ी चढ़ते हैं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो लगातार उनके घुटने में दर्द होने लग जाता है। जब भी वो जाके डॉक्टर के पास एसीएल के एक्सरे करवाते हैं तो हमेशा एक्सरे नॉर्मल आता है और वो सरप्राइज़ रह जाते हैं कि इतनी कम उम्र में ही घुटनों का दर्द कैसे स्टार्ट हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। काफ़ी सारे लोग उनको हंस के पड़ोसी ताना भी देना स्टार्ट कर देते हैं कि बुढ़ापे में भी लोगों को दर्द नहीं होता और आपके 20 से 21 साल की उम्र में दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं या नी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। जब वो एमआरआई कराते हैं दोस्तों, तो एमआरआई पे जो एसीएल है, नॉर्मली जो काला एसीएल दिखता है वो T2 इमेज में बिल्कुल वाइट आउट एसीएल दिखता है, जिसे मेडिकल की भाषा में सेलरी स्टॉक अपीयरेंस कहते हैं। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि जो एसीएल है वो गलना स्टार्ट हो गया है। अब म्यूकोइड डिजेनरेशन का जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एसीएल आपका कितना गल चुका है और उससे आपको कितनी परेशानी हो रही है। मैं उसे 3 स्टेज में बांट सकता हूँ। फर्स्ट स्टेज में वो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हल्का फुल्का दर्द होता है, बाकी उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं होती। मैं उनको वेट एंड वॉच की सलाह देता हूँ। आज ही मेरे पास गोरखपुर से एक पेशेंट का फ़ोन आया था, फीमेल पेशेंट का, जिनके की अर्ली स्टेज के म्यूकोइड डिजेनरेशन है। तो मेरी सलाह उनको यही थी कि अभी आपको सिर्फ सिंपल कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए और ज़्यादा कुछ हैवी काम करने से बचना चाहिए। बाकी वो रनिंग वनिंग कर सकते थे, तो इसलिए कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसे स्टेज 1 म्यूकोइड डिजेनरेशन कहते हैं। स्टेज 2 म्यूकोइड डिजेनरेशन दोस्तों तब होता है जबकि आपके जो दर्द है वो असहनीय हो जाता है और हर काम में ही आपको दर्द होने लगता है, आपको चलने फिरने में सब तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 2 म्यूकोइड डिजेनरेशन में हम आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइटमेंट की सलाह देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि दूरबीन से कैमरे
के द्वारा अंदर जाकर घुटने के अंदर जो भी लिगामेंट गला हुआ है उस पोर्शन को निकाल देते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है, जैसे आप खेत में से खरपतवार को या जंगली घास को हटा देते हो तो हमारी जो मेन फसल है उसको डैमेज नहीं होता। उसी प्रकार से म्यूकोइड डिजनरेशन को हटा देने से बाकी का जो लिगामेंट है उसको सेव किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि म्यूकोइड डिजनरेशन लगभग पूरे ACL को ही इन्वॉल्व कर लेता है। इसे हम स्टेज 3 कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर चलने में भी दिक्कत आती है, रनिंग में भी दिक्कत आती है और हर तरह की प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो पूरा ACL है जो गल चुका है उसको निकाल के और नया ACL लगाने की सलाह देते हैं। नया ACL लगाने से वो पहले की तरह ही दौड़ भाग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और उनके जो पेन था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक संक्षिप्त जानकारी म्यूकोइड डिजनरेशन के बारे में। मैं दोबारा से इस पॉइंट्स को रिपीट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के पेशेंट हैं जिन्हें हल्का फुल्का दर्द है और MRI पर म्यूकोइड डिजनरेशन आ रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अननेसेसरी पेन किलर, कैल्शियम और ये दवाइयाँ ना खाएँ, क्योंकि दवाइयों से म्यूकोइड डिजनरेशन को कोई फ़ायदा नहीं होता। काफ़ी सारे लोग गलती से PRP की तरफ भी चले जाते हैं कि हम PRP इंजेक्शन लगा लेंगे। अगर आप किसी से कन्विंस हैं तो आप करवा सकते हैं। मेरी तरफ से मैं PRP को रिजेक्ट ही करता हूँ। तो अगर डैमेज ज़्यादा है, अगर सेकंड स्टेज है तो आप अपने ACL का डिब्राइटमेंट करा सकते हैं, जिसमें कि डैमेज पोर्शन को निकाल दिया जाएगा और जो स्टेबल पोर्शन है उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो बेटर ये रहेगा कि नया ACL लगाना ही ठीक रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बहुत पार्ट ACL का निकाल दिया जाता है तो पेशेंट को इंस्टेबिलिटी हो सकती है। उसे ऐसे फील होता है जैसे हड्डी से हड्डी टच कर रही है और उसका बैलेंस जा रहा है। तो ऐसे में नया ACL लगा देना ही उचित रहेगा। इसके अलावा भी दोस्तों ये जानकारी तो थी ही म्यूकोइड डिजनरेशन के बारे में। अगर आपको ACL टियर है, मेनिस्कस टियर है या कोई और शोल्डर की स्पोर्ट्स इंजरी है जिसमें कि आपको बार बार कंधा उतरता है, तो ऐसी इंजरीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप हेल्प प्रोग्राम के द्वारा जुड़ सकते हैं, जिसमें निर्धारित शुल्क देकर आप अपनी रिपोर्ट मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लास्ट मंथ ही हमने करीब 60 से 70 ACL पेशेंट्स की सर्जरी करी है। वो सब भी मुझे लगता है ये वीडियोस देख रहे होंगे और अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। मैं आप सबको हमारे यहाँ का एडवांस हॉस्पिटल चुनने के लिए बधाई देता हूँ और आपको हमारे भेजे हुए वीडियो समय समय पे मिल रहे हैं, जिससे आपको हर पल गाइडेंस मिल रही है। किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। आप 24 घंटे मुझसे कभी भी जब आपको कोई प्रॉब्लम हो बात कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि डॉक्टर आपके साथ नहीं है। हम आपको फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।